हो गया। चलो। अरे वायर नहीं कनेक्टेड है। बस एक सेकंड और रुक जाओ। चलो मैम, स्टैटिस्टिक्स चल रहा था और हम लोगों ने मेथड्स देख लिए थे प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। वो मेथड्स कौन कौन से थे? डीपीआई, आईओआई, आईएलएस और आईक्यूएस। ठीक है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा में हम लोगों ने देखा था डीपीआई, आईओआई, आईएलएस और आईक्यूएस। आईक्यूएस में दो होते हैं, मेलिंग और एन्यूमरेटर। ठीक है, आईक्यूएस में दो हैं, मेलिंग एन्यूमरेटर। अब इन सभी के हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स भी देख लिए थे। ठीक। और सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है इसका देखा था। दो मेथड्स होते हैं। पब्लिश डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा में दो आता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश डेटा। ठीक है, हमने देखा था सेकेंडरी डेटा में दो चीजें आती हैं, पब्लिश डेटा और अनपब्लिश डेटा। तो पब्लिश डेटा को हम लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं ये देखा था। ठीक है। तो पब्लिश डेटा को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है मैम, रिवाइज करवाएंगी? यस। हाँ, उसको थोड़ा सा हाँ अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो अलग अलग सोर्सेस क्या है? जैसे किसी एजेंसी के द्वारा। अरे सेकेंडरी डेटा का मतलब यही होता है कि हम किसी एजेंसी से, किसी थर्ड पर्सन से कलेक्ट करते हैं डेटा। पर सेकेंडरी डेटा दो तरीके का हो सकता है ना, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। जी सर। हाँ, तो ये दो तरीके का होता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। तो पब्लिश्ड डेटा यानी जो पब्लिश हो चुका है, इसको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? और अनपब्लिश्ड डेटा जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, उसको कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? पब्लिश डेटा को लोकल सोर्सेज से। नहीं, याद नहीं है आपको? कोई भी नहीं। क्या किया जा सकता है अब? गवर्नमेंट पब्लिकेशन से, सरकार ने जो पब्लिकेशंस निकाली हैं, पब्लिकेशंस एक तरीके की मैगजीन वगैरह होती हैं। सेकंड, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट यानी हाफ पब्लिक हाफ प्राइवेट। थर्ड, ट्रेड एसोसिएशंस। ट्रेड एसोसिएशंस क्या होती है? मजदूरों की जो यूनियन होती है उसको कहते हैं। वो अनिल कपूर वाला एग्जांपल दिया था, याद है इसके लिए? जर्नल्स एंड पेपर्स। एंड लास्ट इज इंटरनेशनल पब्लिकेशन। जर्नल एंड पेपर भी एक तरीके की मैगजीन ही है। तो ये सब पब्लिश हो चुकी है ना। और पब्लिश हो चुकी है तो इस वजह से क्या है, इनमें से अगर आप डेटा कलेक्ट करती है तो ये भी क्या है, थर्ड सोर्स से कलेक्ट कर रही है। किसी मैगजीन से अगर डेटा कलेक्ट कर रही है मैम, तो वो भी तो थर्ड सोर्स हुआ, क्योंकि उस मैगजीन में जिसने छापा है आप उसका वर्क यूज कर रही है ना, तो ये भी थर्ड पार्टी का ही यूज कर रही हैं आप अपने स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए। तो ये क्या आएगा, ये भी आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर ही आता है। और लास्ट, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जैसे यूएनओ, यूएनएसको, इन सब की पब्लिकेशंस। अनपब्लिश डेटा, इसमें आएगा दो चीजें, सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना होती है देश की, और दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, सैंपल वगैरह कलेक्ट करने के लिए यूज होता है ये। याद आया? लास्ट क्लास इसी लास्ट कॉन्सेप्ट को समझने में छोड़ी हाँ, थी। आपने बताया था सबसे आखिरी में जब 5 मिनट बाकी थे। हाँ। हाँ,
जी, लास्ट में यही डिस्कस किया था ना उस दिन। और अब हम इनको इंडिविजुअली देखेंगे कि ये सेंसस मेथड क्या होता है, सैंपल मेथड क्या होता है, ये सब चीजें। ठीक है, यानी सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स हम आज देखेंगे ब्रॉड टर्म्स में। उस दिन हम लोगों ने बस समझ लिए थे कि इस तरीके से होते हैं। ठीक है, हालांकि सेंसस में ज्यादा कुछ नहीं है। सेंसस तो आप जानती हैं जनगणना कैसे होता है, बस उसके मेरिट मेरिट देते हैं। सैंपल मेथड थोड़ा, ये वाला जो होता है दूसरा वाला, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि सैंपल मेथड काफी सारे और मेथड्स में टूट जाता है। मतलब सैंपल के अंदर और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। चलो सबसे पहले तो देखते हैं ये पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत देर से हम लोग कह रहे हैं ना, पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन को एक और नाम से जाना जाता है यूनिवर्स। इसका मतलब क्या बताया था मैम? पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जो टोटल एक कंट्री में रहने वाले लोग हैं। हम्म, आबादी, जो एक कंट्री में जितने लोग रहते हैं। अरे वो तो ठीक है, पर स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का ये मतलब होता है जिस चीज की हमें स्टडी करनी है, जिस जगह की स्टडी करनी है, तो वहां जितने लोग रह रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन कहती हैं। ठीक है, तो हमारे स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए हम जितने लोगों को यूज करने वाले हैं, सिर्फ वो हमारे लिए पॉपुलेशन होती है। पूरे देश से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो मुझे अगर आलमबाग के ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी करनी है तो मेरे लिए सिर्फ आलमबाग की पॉपुलेशन है। ठीक है, बाकी भारतवर्ष से मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक, एज पर स्टैटिस्टिक्स। ओके, ओके। तो इसको क्या कहेंगे? एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी। सर, आज आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। हाँ मैम, अभी एक बिल्ली घुस आई थी ना घर में, उसको भगाने के चक्कर में बहुत चिल्लाना पड़ा, तो गला थोड़ा बैठ गया। एक से एक कारण है ना गला खराब करने के। मतलब आइसक्रीम खा के खराब किया होता तो कुछ शान भी होती इसमें। बिल्ली को भगाने के चक्कर में गला खराब कर लिया। ये रही मीनिंग इसकी मैम। एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, यानी स्टैटिस्टिकल पर्पस इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए आप जितने आइटम्स को स्टडी करेंगी वो सब क्या है? आपके पॉपुलेशन का पार्ट है। तो किस तरीके से स्टडी की जाती है? दो मेथड्स यूज किए जाते हैं इसके लिए, जो कि हमने ऊपर देखे थे। कौन सा? सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। ये दोनों बहुत ही पॉपुलर मेथड्स हैं मैम। आपने जो डीपीआई, आईओआई ये सब देखा, ये सब तो चलो ठीक है अपनी जगह है, पर आजकल के मॉडर्न जमाने में 21वीं सदी में हमारी यही दोनों मेथड ज्यादा यूज होते हैं। और सेंसस भी बहुत कम यूज होता है। सेंसस भी बहुत कम यूज होता है। सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? ये सैंपल मेथड। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए। किसी के पास इतना समय नहीं है कि हर एक आइटम को कवर कर सके पॉपुलेशन के, तो सैंपलिंग करता है उसकी। सैंपलिंग कैसे की जाती है वो देखेंगे। पहले हम सेंसस पढ़ेंगे, सेंसस से सैंपल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। पॉपुलेशन की आप डेफिनेशन कॉपी करना चाहेंगी? मत करो, रिकॉर्डिंग में से कर लेना, है ना? कर लोगी ना? ओके, नहीं करना हो तो कर लो, लिखना हो लिख लो। लो, लिखना हो इसकी डेफिनेशन लिख लो।
एक ही लाइन की तो है। हो गया। हो गया ना। मुझे आपकी लिखने की स्पीड से डर लगता है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि रिकॉर्डिंग में से लिख लेना, है ना। मैं नॉर्मल कॉपी करने की स्पीड भी आपकी उतनी ही मतलब तेज है जितनी आपके अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की है, कि या फिर ये ठीक है स्पीड। नहीं सर, अकाउंट पे थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम इसलिए लग जाता है कि उसमें वो बनाना होता है ना, चार्ट वगैरह। और सोचना पड़ता है सर कैसे सॉल्व करना है, सोचने में समझ आता है। ऐसा है मैम, यहां तो सर सीधे कॉपी पेस्ट करना है, पर मैम थ्योरी पेपर्स में भी तो यही होगा, पेपर में वहां भी तो सोच के लिखना पड़ेगा ना। ठीक है सर, वो हम रट के जाएंगे। सेंसस मेथड, सेंसस आप जानती हैं मैम क्या होता है, जनगणना जो देश की होती है, और जनगणना में आप जानती हैं क्या होती है, देश में रहने वाले प्रत्येक इंडिविजुअल की गिनती की जाती है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, ये हमारा जैसे देश हो, और इसमें हर एक व्यक्ति जो रह रहा है, ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जैसलमेर से लेकर ईस्ट की तरफ लास्ट स्टेट कौन सा है, अरुणाचल, ठीक है, वहां तक के हर एक इंडिविजुअल को इसमें शामिल किया जाता है, हर एक इंसान की गिनती होती है, फिर चाहे वो 2 वर्ष का हो, चाहे वो 200 वर्ष का हो, हर किसी की गिनती की जाती है। ठीक है, देश की जनगणना में, तो इसको हम कहते हैं सेंसस मेथड। ठीक है, ठीक है। अब ये तो सेंसस हुआ हमारे देश का, जनगणना यानी, पर सेंसस मेथड स्टैटिस्टिक्स में कैसे यूज होता है, तो सेम वही बात है। स्टैटिस्टिक्स में भी जब आप कोई पॉपुलेशन, जैसे मैं आलमबाग की स्टडी करना चाहता हूं, तो आलमबाग में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल को मैंने अपनी स्टडी में शामिल किया, हर एक इंडिविजुअल को आलमबाग के, तो वो क्या है, तब मैं सेंसस मेथड यूज कर रहा हूं। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू। जी सर। मान लो ये कितने लोग हैं आलमबाग में, मान लो ये बना ले, 3, 7, 10, 12, ये 12 लोग रहते हैं आलमबाग में, 12 लोग रहते हैं टोटल। और मुझे आलमबाग के ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल वर्क करना है, क्या स्टैटिस्टिकल वर्क करना है, मुझे ये जानना है कि आलमबाग में कितने लोगों को डेयरी मिल्क पसंद है, तो ये मुझे जानना है। ठीक है, तो मैंने आलमबाग गया, आलमबाग में टोटल 12 लोग रहते हैं, मैं हर एक व्यक्ति के पास अगर जा रहा हूं, ठीक है, हर एक व्यक्ति के पास जाके अगर पूछ रहा हूं तुम्हें डेयरी मिल्क पसंद है या नहीं, बताओ, उसके जवाब जान रहा हूं, तो ये क्या है, ये है सेंसस मेथड। मैं हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट को अपनी स्टडी में शामिल कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने 12 के 12 लोगों से ये पूछताछ नहीं की, मैंने क्या किया, मैंने इसमें से कोई 4 लोग उठा लिए, जैसे कौन कौन, मैंने इसको उठा लिया, ठीक है, इसका नाम था गोलू, मैंने इसको उठा लिया, इसका नाम था भोलू, मैंने इसको उठा लिया, इसका नाम था इसका क्या नाम था, रोलू, और मैंने इसको उठा लिया, इसका नाम क्या था, टोलू। तो इन 4 व्यक्तियों को मैंने उठा लिया इस पॉपुलेशन में से, 12 के 12 को नहीं उठाया, केवल इन 4 को उठाया, और इन चारों से वही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें डेयरी मिल्क पसंद है या नहीं। और जो इनके जवाब आए ना, जो इनके जवाब आए, मान लो इन चारों ने कहा कि मुझे डेयरी मिल्क पसंद है, ठीक है, तो इन चारों के जवाब पे मैंने पूरे आलमबाग की जजमेंट पास कर दी कि अगर इन चारों को डेयरी मिल्क पसंद है तो पूरे पॉपुलेशन को डेयरी मिल्क पसंद है, यानी आलमबाग के पूरी पॉपुलेशन को डेयरी मिल्क पसंद है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बिल्कुल सही बात है। ये हुआ सिंपल मेथड, ये सैंपल मेथड है कि मैंने पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट को अपनी स्टडी में शामिल नहीं किया है, उसमें से कुछ सैंपल उठाए, कुछ इंडिविजुअल लोगों को उठाया, और जो जजमेंट उन्होंने दिया उसके बेसिस पे मैंने अपना फाइनल जजमेंट पास कर दिया। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो अब मान लो अगर इन्होंने कहा कि नहीं हमें डेयरी मिल्क नहीं पसंद है, चारों ने कहा मुझे डेयरी मिल्क नहीं पसंद है, ठीक है,
अगर हर एक को शामिल कर रहे हैं तो वो क्या है, सेंसस मेथड। लेकिन इस तरीके से अगर हम कुछ ही मतलब 12 में से कुछ ही लोगों को शामिल कर रहे हैं अपनी स्टडी में, तो वो क्या है, सैंपल मेथड। कुछ लोगों को शामिल कर रहे हैं, कुछ को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो ये क्या है, सैंपल मेथड। अब इन चारों ने कहा कि हमें डेयरी मिल्क नहीं पसंद है, तो इन चारों को डेयरी मिल्क नहीं पसंद है, तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि अगर इन चारों को नहीं पसंद है तो बचे कुछ जितने लोग हैं आलमबाग में उनको भी डेयरी मिल्क नहीं पसंद होगी। तो मैंने जजमेंट क्या पास किया कि पूरे आलमबाग को डेयरी मिल्क नहीं पसंद है। ठीक है, थर्ड केस लेते हैं जरा, कि मान लो दो बंदों ने कहा मुझे डेयरी मिल्क पसंद है, दो ने कहा मुझे डेयरी मिल्क नहीं पसंद है, 50%। तो मैं ऐसा जजमेंट पास करूंगा, यहां पे क्या है, 50% लोगों को पसंद है ना, तो मैं ऐसा पास करूंगा जजमेंट कि आलमबाग में 50% लोगों को डेयरी मिल्क पसंद है, 50 को नहीं पसंद है। केवल इन चारों के आधार पे मैं पूरे आलमबाग की क्या कर रहा हूं, पूरे आलमबाग के ऊपर अपनी स्टैटिस्टिकल स्टडी का जजमेंट पास कर रहा हूं, तो ये सैंपल मेथड है। ठीक है, तो आपको समझ में आया सेंसस क्या है, सैंपल क्या है। सेंसस में हम पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट को अपनी स्टैटिस्टिकल स्टडी में शामिल करते हैं, और सैंपल में हम कुछ चुनिंदा लोगों को ही उस पॉपुलेशन में से शामिल करते हैं, और उनकी स्टडी करके जो भी कंक्लूजन निकलता है उसको पूरे पॉपुलेशन के ऊपर उसका जजमेंट पास कर देते हैं। ठीक है, ओके। कोई डाउट पूछो, आपके मन में कोई सवाल आ रहा था, बोलो। ये अरे मैम आप डोरेमोन क्यों देख रही हैं, 11वीं क्लास में आके डोरेमोन देख रही हैं? सर मैं डोरेमोन तो देख रही थी। पता है आपका भाई देख रहा होगा। चलो बताओ, कोई डाउट? सर इसमें और वो प्राइमरी वाले के मेथड्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मैम, वहां के मेथड्स क्या थे, डीपीआई था कि आप हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास जा रही हैं। आईओआई क्या था कि आप ही जा रही है, वहां पे भी आप ही जा रही थी उसके पास, और क्या कर रही थी, उसके किसी जैसे किसी जानने वाले से, जैसे इसका भोलू का, भोलू के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, तो क्या करती थी आप, भोलू से नहीं उसके किसी जानने वाले से इंफॉर्मेशन लेती थी, यानी भोलू के चाचा से इंफॉर्मेशन जैसे ले ली उसके बारे में। तो वहां भी आप खुद ही जा रही हैं डेटा कलेक्ट करने। ठीक है, आईएलएस में क्या होता था, जो तीसरा वाला था उसमें, कि आप कुछ लोकल सोर्सेस अपॉइंट करती हैं हर मोहल्ले में, और वो लोकल सोर्सेस आपको सारी इंफॉर्मेशन ला के देते हैं, तो वो लोकल सोर्सेस के पास भी आप खुद ही जाती थी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने। ठीक है, और आईक्यूएस भी जानती हैं, आईक्यूएस में एक तो मेलिंग होता है, मेलिंग के लिए भी खुद ही सारे क्वेश्चन आंसर भेजने पड़ते हैं करके। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर में भी आपको खुद जाना पड़ता था घर घर क्वेश्चन आंसर करने सबसे। तो मतलब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद जगह जगह जाना पड़ता है। और यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको स्वयं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेंसस में जाने पड़ता है, सैंपल में जाना जरूरी नहीं है। और दोनों ही मेथड में एक और एडवांटेज है कि आप किसी और के यूज किए हुए डेटा, किसी और के बनाए हुए डेटा को यूज करके भी अपना जजमेंट पास कर सकते हो। यानी जरूरी नहीं आपने खुद जाके सेंसस किया हो, आपने खुद जाके इन 12 लोगों से बात की हो, आलमबाग के जो 12 लोग हैं इनसे आपने स्वयं बात की हो, ऐसा जरूरी नहीं, किसी और को भेज के भी आप बात करवा सकते हैं, स्वयं जाना जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप किसी एजेंसी को भेज सकती हैं, अपने किसी साथी को भेज सकती हैं, वो जाके इनसे पूछताछ करके डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, बस आप क्या कर रही हैं, सेंसस का मतलब क्या है कि जितने लोग हैं पॉपुलेशन में सबसे आपने उनका जजमेंट पूछा और उसके बाद अपना जजमेंट पास किया है। ठीक है, हर एक एलिमेंट को आपने अपनी स्टडी में पार्टिसिपेट किया है, करवाया है, तो ये क्या है, सेंसस मेथड। और अगर सबको नहीं करवाया है, केवल कुछ ही लोगों को करवाया है पॉपुलेशन में से, और उनके जजमेंट के ऊपर आपने पूरी पॉपुलेशन पे जजमेंट पास कर दिया, तो वो सैंपल मेथड। ठीक है, हाँ वो तो सैंपल मेथड बेकार है। अब बेकार है, देखो मैंने बताया ना, अगर कोई चीज बेकार है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि आज के टाइम पे सैंपल ही यूज होता है हर जगह। ठीक है, खैर वो बात पे बाद में आते हैं, पहले जो आपका डाउट था उसको समअप कर दे, कि जो प्राइमरी डेटा के कलेक्ट करने के मेथड्स है ना, उसमें हमें स्वयं जाके हर जगह डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। बल्कि यहाँ पे जो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स है, सेंसस और सैंपल, यहाँ पे हमें स्वयं जाने की जरूरत नहीं है, हम किसी और से भी ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा डिफरेंस है इसमें।
क्लियर। अब आते हैं आपकी इस बात पे कि सैंपल बेकार है। मैम आज की डेट में हम सेंसस करने बैठे ना 10 साल तक गिनते ही रह जाएंगे लोगों को। मैंने कब उस दिन बताया था ना, आलमबाग ही इतना बड़ा है कि मैं आलमबाग की स्टडी करने बैठूं तो 1 साल तक मैं आलमबाग के ऊपर स्टडी करता रहूं, मेरा डेटा ही नहीं कलेक्ट हो पाएगा। 1 डेढ़ साल लग जाएंगे मुझे डेटा कलेक्ट करने में, इतने लोग हैं आलमबाग में। ठीक बात है कि नहीं। तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है हर एक एरिया में, इंडिया जैसे कंट्री में, तो इंडिया में तो हमें सैंपल ही यूज करना पड़ता है। हम सेंसस नहीं यूज कर सकते इंडिया में, इम्पॉसिबल है यूज करना। ठीक है। आप बेकार कह सकती है, उस बेकार कहने की जगह आप इसको कहिए कि एक्यूरेट कम है, और जो कि जाहिर सी बात है कि आप केवल कुछ ही लोगों को शामिल करके उसके ऊपर अपना जजमेंट पास किए दे रहे हैं। तो क्या है, एक्यूरेसी तो खतरे में है ही, रिलायबिलिटी खतरे में है ही। क्योंकि क्या पता जो वो लोग बता रहे हो बाकी पॉपुलेशन के ऊपर वो इफेक्टिव हो या ना हो, लेकिन ये जब पॉपुलेशन हद से ज्यादा हो जैसे चाइना और इंडिया में है तो आपको मजबूरी में ही सैंपल ही यूज करना पड़ेगा, आप सेंसस यूज ही नहीं कर सकते। तभी तो अपने देश में जो जनगणना होती है वो 10 साल में एक बार हो जाती है। क्यों? क्योंकि करने में ही 2-4 साल लग जाते होंगे जनगणना को, पूरे देश के एरिया को कवर करने में कम से कम 2-4 साल लग जाते होंगे गिनने में। ठीक है। इसीलिए जनगणना 10 साल में एक बार होती है यहाँ। ओके। ठीक बात है। जैसे कि प्रैक्टिकल अभी कुछ ही समय पहले आपने एग्जांपल देखा था जब कोविशील्ड और कोवैक्सीन की टेस्टिंग हो रही थी, तो क्या उसमें देश के सारे लोगों को टेस्ट के लिए शामिल किया गया? नहीं ना। एक छोटा सा कुछ ही लोगों को सिलेक्ट किया गया उसके लिए, उनके ऊपर उनको वैक्सीन दी गई और उनके ऊपर जो भी रिएक्शन रिएक्शन हुए उसके बाद ये जजमेंट पास किया गया कि चलो अगर ये लोगों को कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है इन वैक्सीन से तो यानी पूरे पॉपुलेशन को भी नहीं होगा, तो ये पूरे पॉपुलेशन के लिए सेफ है। तो वहां भी हमने क्या यूज किया, सैंपल मेथड यूज किया था। ठीक है। ओके। चलो, चलो सेंसस मेथड की डेफिनेशन अगर लिखे तो क्या होगी, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग सैंपल के टाइप्स देख लेते हैं। सैंपल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, यानी जो पर्सन सिलेक्ट करने वाला मामला होता है ना, ये भी बहुत तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। उन तरीकों में क्या होता है, लेवल ऑफ एक्यूरेसी थोड़ा कम ज्यादा होती है हर मेथड में। तो पहले सैंपल की डेफिनेशन, सेंसस की सॉरी, अंडर दिस मेथड डेटा, अगर कोई छोटा देश है जैसे कि भूटान ले लो, भूटान एक छोटा देश है ना, तो वहां पे सेंसस ही सही है क्योंकि आप आराम से सारी पॉपुलेशन को कवर कर सकते हो, पर इंडिया में सेंसस प्रैक्टिकली नहीं है। कवरिंग एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स रिलेटिंग टू प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो हर एक आइटम को आप कवर करती हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में, तो ये क्या है, सेंसस मेथड। चलो, सबसे पहला सवाल, सूटेबिलिटी, कहां ये सूटेबल है। तो सेंसस मेथड कब सूटेबल है, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, छोटे देश यानी छोटी पॉपुलेशन में, जब पॉपुलेशन का साइज स्मॉल हो, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड, डाइवर्स आइटम्स इन पॉपुलेशन। डाइवर्स आइटम्स यानी अलग अलग तरीके के रोग रहते हो पॉपुलेशन में। ठीक है। रिक्वायरमेंट,
ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन। सेंसस में क्या जरूरी है कि आप इंटेंसिव एग्जामिनेशन करें, यानी अच्छे से थॉरोली एग्जामिन करें हर एक एलिमेंट को। और चौथा है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और जब आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए हो, ठीक है, तो इन चार सिचुएशंस में सूटेबल है हमारा सेंसस। ठीक है, अगर आपको ये चार चीजें अपनी स्टैटिस्टिकल स्टडी से चाहिए तो आप सेंसस ही यूज करिए, आप सैंपल ना यूज करिए। ठीक है, क्योंकि ये चार चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ सेंसस ही दे सकता है। चलो, ओके। एक सेकंड बस मैम। अब बात करते हैं मेरिट्स की। तो बताइए मैम, क्या लगते हैं मेरिट्स क्या होंगे सेंसस मेथड के? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, बिल्कुल सही बात, बहुत ही एक्यूरेट मेथड है ये। दूसरा मैं बता रहा हूँ रिलायबिलिटी, रिलायबल रहता है इससे मिला हुआ डाटा। नेक्स्ट बताइए। अच्छा, ये मेथड ऐसे भी यूज करते हैं ना, ये सेंट एंथोनी पब्लिक स्कूल वाले? हाँ मैंने सुना है सेंट एंथोनी जो स्कूल है यहाँ इलाहाबाद में। हाँ, तो किस लिए यूज करते हैं इसको? ये लोगों के घर घर जाते हैं, वहाँ पे पूछते हैं आपके घर से कितना कौन बच्चा सेंट एंथोनी में पढ़ता है, और फिर अगर जिसके यहाँ से जो भी पढ़ता है उसके भाई बहन को भी वो लोग बोलते हैं कि इसको ही पढ़ाइए ये वो। अच्छा, ये लेकिन हर घर में नहीं जाते होंगे, हर घर नहीं कवर करते होंगे। नहीं का, ऐसे ये लोग किसी एरिया को चूज करते हैं, उसके बाद वहाँ उस एरिया के घरों में जाते हैं। हर घर तब भी नहीं कवर करते होंगे ना। अरे वो तो नहीं करते होंगे, लेकिन उनको बोला जरूर जाता है। हाँ, प्रिंसिपल परमिशन प्रिंसिपल देती है उनको। प्रिंसिपल बोलती है हर घर कवर करने के लिए, लेकिन वो करते नहीं है ना। और जब वो प्रैक्टिकली हर घर नहीं कवर कर रहे हैं तो वो सेंसस नहीं सैंपल कर रहे हैं। ठीक है, चलो और क्या है? अगला है स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब आप पूरी पॉपुलेशन को कवर कर रही हैं तो अलग अलग टाइप के लोग दिखेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन में, तो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा। और बताइए मैम, कोई मेरिट? बताइए। और क्या बताओ? बताइए, मैं बताऊं? पता लेस नहीं। बायस्ड, क्या? लेस बायस्ड, बायस्ड नहीं होगा, क्योंकि आप हर एक एलिमेंट को कवर कर रही हैं। और लास्ट है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। अगर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा कलेक्ट करना है तो उसमें तो यही सही है। किसने कहा? मैसेज 50 तक का दी है। हाँ।
डीमेरिट्स मैम, सेंसस के डीमेरिट्स बताओ। टाइम टेकिंग। हाँ बिल्कुल, कॉस्टली, टाइम टेकिंग, और लार्ज मैन पावर चाहिए इसके लिए, बहुत सारे लोग चाहिए जो हर एक एलिमेंट को जाके देख सके, उनसे राय ले सकें। और 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 एक और बता दो, बड़े आराम से निकल सकता है। टाइम टेकिंग हो गया। कौन सी पॉपुलेशन पे ज्यादा यूजफुल रहता है? अच्छा, शॉर्ट, मतलब स्मॉल। तो कौन से के लिए नहीं है यूजफुल? वही हो गया डीमेरिट, लार्ज। लॉन्ग, बस। तो नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। तो ये हो गया मैम हमारा कंप्लीट सेंसस मेथड। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं सैंपल मेथड पे। पहले उसके मेरिट्स डीमेरिट्स देखेंगे, फिर बढ़ेंगे उसके ऊपर कि कितने टाइप्स के सैंपल मेथड होते हैं। ठीक है, तो सैंपल मेथड की मैम डेफिनेशन लिखवा रहे हैं आपको, लिख लीजिए। लिखेंगे, लिखने की इच्छा है, डिक्टेट करें। ओके। लिखो, अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड, अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड about the sample on a group of items, about the sample on a group of items ये सैंपल मेथड है ना? हम्म, ग्रुप ऑफ आइटम्स तक हो गया। जी सर। टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन एंड एग्जामिनेशन, टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन एंड एग्जामिनेशन, and conclusions are drawn on their basis, and conclusions are drawn on their basis, full क्या stop, बोला सर आपने? टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन and examination, एग्जामिनेशन, उसके बाद? and conclusions are drawn on their basis, full stop, and conclusions are drawn on their basis, full stop. तो डेफिनेशन भी वही मतलब बता रही है जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सैंपल मेथड क्या होता है। आप एक सैंपल लेती हैं एक बड़े ग्रुप में से, पॉपुलेशन में से एक छोटा सा ले लेती हैं सैंपल, और उसके ऊपर स्टडी करती हैं, एग्जामिनेशन करती हैं, और जो भी कंक्लूजन उस पे से निकलता है उसको क्या करती हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, ओके। चलो मैम आपकी 5 बजे वाली क्लास का क्या हुआ? नहीं, आज नहीं है। अभी तो मैंने बोला था लेट लेने को। अच्छा, सूटेबिलिटी, ये कहां पे सूटेबल होगा?
तो बस जहां पे वो नहीं सूटेबल होता है सेंसस, वहां पे सूटेबल होगा, यानी लार्ज एरिया में। और एक्यूरेसी जहां जरूरत ना हो, एक्यूरेसी से अगर आपको ज्यादा फर्क ना पड़ता हो तो आप सेंसस यूज करो। थर्ड, इंटेंसिव जांच की जरूरत ना हो, इंटेंसिव एग्जामिनेशन की अगर जरूरत ना हो तो इस सेंसस यूज कर लो। और जब पॉपुलेशन में जो लोग रहते हैं वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं तब, ठीक है, पॉपुलेशन में रहने वाले लोग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के नहीं है, तब यह यूजफुल है। क्लियर है मैम? ओके। चलो, अभी हम लोग डिफरेंस देखेंगे सेंसस और सैंपल में क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो पहले सैंपल पूरा पढ़ लेते हैं। मेरिट्स क्या होते हैं सैंपल मेथड के? बिल्कुल आसान है मैम, हलवा है ये बात, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखना। बोलो कैसे? जो सेंसस के डीमेरिट्स थे ना वो इसके मेरिट्स होंगे, और जो सेंसस के मेरिट्स थे वो इसके डीमेरिट्स होंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो सेंसस का पहला डीमेरिट क्या था कि वो कॉस्टली था, तो ये क्या है, इकोनॉमिकल। ठीक है, सेंसस का दूसरा डीमेरिट क्या था कि वो बहुत टाइम टेकिंग था, तो ये टाइम सेविंग है। सेंसस का तीसरा डीमेरिट क्या था, लार्ज एरिया वो कवर नहीं कर सकता था, तो वो ये कर सकता है, तो इसका मेरिट है, लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड। और लास्ट डीमेरिट क्या था उसका, बहुत मैन पावर चाहिए होती थी ना, इसके लिए नहीं चाहिए, ये कन्वीनियंट है बहुत। ठीक है, अब जो उसके मेरिट्स थे वो इसके डीमेरिट्स होंगे, तो उसके मेरिट्स क्या क्या थे? पहले था कि वो फ्री फ्रॉम बायसनेस था, यहां पे बायसनेस हो सकती है, बायसनेस इज पॉसिबल। वहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती थी सैंपल सेंसस में, यहां पे एक्यूरेसी कम हो सकती है और उसकी वजह से रॉन्ग कंक्लूजन आ सकते हैं। तीसरा डिमेरिट क्या होता है, डिफिकल्टी इन चूजिंग अ सैंपल। सैंपल चूज करना, कहां से चूज करें, कहां से वो 12 में से 4 लड़के उठाए, वो 4 लड़के कौन होंगे, उन 4 लड़कों को चूज करना भी तो डिफिकल्ट है, किसको चूज किया जाए, क्योंकि एक अच्छा सैंपल चूज करना भी जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं ये कहूं, बारबेक्यू नेशन जानती हैं आप, फिनिक्स में है ना, तो उनके पास बहुत सारा मीनू होता है, उन्होंने एक दिन आपको छूट दे दी कि हमारे मीनू में से कोई भी 2 आइटम चूज कर लो जो आप खा, जो आप फ्री में हम आपको दे देंगे, आप खा लो। ठीक है, बारबेक्यू नेशन ने क्या कहा, हमारे पूरे मीनू में से 2 आइटम कोई ऐसा दे देंगे जो हम, जो आप क्या कर सकती हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं, खा लो जितना मन है। तो ये चूज करना भी तो बहुत टफ हो जाएगा, उनके मीनू में तो हर चीज अच्छी लगती है ना। तो जब आपको सैंपल चूज करना हो तो सैंपल में कौन सा आइटम चूज किया जाए ये भी टफ होता है। ओके। हम्म, नो।
और लास्ट होगा स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। एक सैंपल, अच्छा सैंपल चूज करने के लिए आपको थोड़ी नॉलेज चाहिए स्पेशलाइज्ड, तब आप चूज कर पाएंगी। ठीक है, तो ये इसके मेरिट डीमेरिट है सैम्पलिंग मेथड के। क्लियर है? रब कर दूं? ओके। चलो, अब टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी सैंपल के अंदर कितनी टाइप्स हो सकती हैं वो देखने से पहले हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा एक अच्छा सैंपल चूज करना कितना ज़रूरी होता है। तो इसी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और देख लेते हैं कि एक अच्छा सैंपल चूज करना ज़रूरी क्यों है। एसेंशियल्स ऑफ अ गुड सैंपल, क्यों ज़रूरी है एक अच्छा सैंपल चूज करना? तो वही बाबा आजम के ज़माने की बातें। एक अच्छे सैंपल, अगर अच्छा सैंपल चूज किया तो क्या होगा? वो रिप्रेजेंटेटिव होगा पूरी पॉपुलेशन का। अगर आपने अगर आपने मान लो ये देखना है, ये स्टडी करनी है कि पूरे पॉपुलेशन में बर्गर खाना कितने लोगों को पसंद है। ठीक है, बर्गर कितने लोगों को पसंद है, तो ठीक है, आप उसकी स्टडी करना चाहती हैं और वो आप सैम्पलिंग मेथड यूज करने जा रही हैं ना उसकी स्टडी करने के लिए। तो आप फिर क्या करेंगी? आप जाके पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल उठाएंगे। अगर आपने सैंपलिंग के लिए कुछ बुजुर्ग लोगों को उठा लिया तो उनको तो बर्गर पसंद होगा ही नहीं, और जबकि ज़्यादातर पॉपुलेशन में बच्चे मौजूद हैं, तो आपको बच्चों को उठाना चाहिए ना पॉपुलेशन के लिए, अपनी स्टडी के लिए। वो आपको एक्यूरेटली बता पाएंगे कि उन्हें बर्गर पसंद है कि नहीं पसंद है, और वो ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगा पूरी पॉपुलेशन का। ठीक है, तो आपकी पॉपुलेशन में जिस कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं उसको उठाइए अपनी स्टडी के लिए। ठीक बात है कि नहीं? ओके। ये काम न्यूज़ चैनल वाले बहुत करते हैं, है ना? जब भी इलेक्शन आता है तो वो लोग इसी आधार पे सैंपलिंग करके वो अपना जो क्या कहते हैं एग्जिट पोल जो निकालते हैं वो इसी बेसिस पे निकालते हैं, सैंपलिंग के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट, यानी जिस व्यक्ति ने सैंपल बनाया है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। सैंपल में जितने लोग होने चाहिए वो एडिक्वेट होने चाहिए कंक्लूजन डिराइव करने के लिए। और लास्ट है, सैंपल होमोजेनियस होना चाहिए, यानी एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, क्लियर है मैम? यस सर। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, यानी हर एक आइटम एक दूसरे से सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर, बल्कि मैं कहूं तो। चलो, अब बढ़ते हैं इसके ऊपर कि कितने तरीके के सैंपलिंग होती है। टाइप्स नहीं, मेथड्स लिख लेते हैं, मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। तो टोटल 6 सैंपलिंग के मेथड्स हैं आपके कोर्स में। पहला है रैंडम सैंपलिंग। ठीक है मैम, पहला मेथड है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्या है? जैसा कि इसके नाम में है, ठीक है, जैसा कि इसके नाम में है, रैंडमली हम कुछ भी, कितने भी लोगों को सैंपल के लिए उठा लेंगे, कोई भी, ना कोई लॉजिक लगाएंगे ना कुछ, किसी को भी उठा लेंगे अपने सैंपल में, तो वो क्या होगा? रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, जैसे वो डेयरी मिल्क वाला एग्जांपल था, 12 में से 4 लड़कों को उठाना था तो कोई भी 4 उठा लिए, कोई उसमें ना देखा
कोई लॉजिक वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिर्फ चार लड़के कोई भी ऐसे ही घसीट लिया और उनसे पूछ लिया कि तुम्हें डेयरी मिल्क पसंद है या नहीं, और उसके आधार पे अपने कंक्लूजन बना लिए। तो ये क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है। ओके। अब बात की जाए इसके मेरिट्स क्या होंगे रैंडम सैम्पलिंग के। तो रैंडम सैम्पलिंग के बिजनेस मेरिट्स क्या है कि यहां पे कोई बायसनेस नहीं होगा किसी के साथ, है ना। बायसनेस यानी यानी किसी को शामिल किया जा रहा है, किसी को नहीं। कोई बायसनेस के आधार पे किसी को शामिल नहीं किया जा रहा है, ऐसा हो। यानी 8 में से किसी व्यक्ति को मैं इसलिए छोड़ रहा हूं अपनी स्टैटिस्टिकल स्टडी में कि मेरी उसके साथ पर्सनल रंजिश है, मैं उसको लाइक नहीं करता, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको अपनी एनालिसिस में शामिल नहीं किया। तो इस वजह से क्या है, ये बायसनेस हो जाएगी। पर ऐसा रैंडम सैम्पलिंग में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सोच विचार तो रहा ही नहीं हूं ना किसको लेना है किसको नहीं लेना है, मैं तो रैंडमली किसी को भी 4% को पकड़े ले रहा हूं और उसके ऊपर कंक्लूजन ड्राइव किए ले रहा हूं। ठीक है। जी सर। अब इसमें क्या होता है, हर किसी के पास इक्वल चांस है सिलेक्शन का, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। सैंपल में सिलेक्ट होने का सबके पास बराबर मौका है। कौन सिलेक्ट होगा वो उसकी लॉटरी जाने। ठीक है। चलो, और तीसरा, ये बहुत ही सिंपल है ना। बात करी जाए डीमेरिट्स की इसके, तो इसके डीमेरिट्स क्या होंगे। तो इसके डीमेरिट्स है, पहला, क्या लगता है मैम, पहला डीमेरिट बताइए क्या होगा रैंडम सैम्पलिंग का। हम्म। जैसे मैच नहीं करेगा रिजल्ट, होमोजेनियस नहीं होगा। हम्म। शायद ये ज्यादा एप्ट होगा, इंपॉर्टेंट आइटम्स में गेट मिस्ड, क्योंकि आप रैंडमली कोई भी आइटम को सिलेक्ट किए ले रही हैं, इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स मिस हो सकते हैं। और सेकंड है नॉट सुटेबल फॉर इंपॉर्टेंट सिचुएशंस, इंपॉर्टेंट सिचुएशंस के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, कंप्यूटेशन करनी है, एनालिसिस करनी है, स्टैटिस्टिक्स करना है उसका, तो उसमें आप ये ना यूज करें। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको हाईली एक्यूरेट आंसर निकालना होगा, और रैंडम सैम्पलिंग करके कभी भी हाईली एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, बहुत ही वेग आंसर आएगा। ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग कम यूज होती है मैम, इसी वजह से। ठीक है। यहां तक कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टेस्टिंग के लिए भी रैंडम सैम्पलिंग नहीं यूज की गई थी, काफी सारे लॉजिक और बेसिस के ऊपर सैंपल उठाए गए थे। ठीक है। ओके। हाथ मुंह पैर। सुनो, सेब ले लिया, केला से कम से कम एक आध दिन चलनी चाहिए, उससे खराब था। आती जल्दी रखा मतलब क्या लियो, केला और सेब। सेब तो कल ही ले लिया है, हाँ। केला आज ले लिया है। अच्छा। अब एक एक सेब चाहवा करो, एक केला चाहवा करो, चलिए फिर बीच में ले लियो, सही है ना। किसने पहले दिन के ले लिए हो? अच्छा। खाने के लिए देने के लिए चढ़ाने के लिए कल चलो, रात बीमारी साफ करें मदद करे पड़ेगा। हाँ चलो देख लेंगे। ठीक है, अभी रुको। ठीक ठीक। देख हाँ जाना तो ही। हाँ मैम, सेकंड मेथड, पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग क्या होता है?
पर्पसिव सैंपलिंग जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि आपने अपने पर्पस के हिसाब से क्या कर लिया है, सैंपल सेलेक्ट किया है। आपने अपने पर्पस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट किया है, ठीक है। मान लो 12 लोग खड़े हैं और 12 में से 4 लोगों की आपको जरूरत है, और वो किस लिए जरूरत है, ताकि वो आपकी अकाउंटिंग कर सकें, आपके बिजनेस की अकाउंटिंग कर सकें। तो आपने 4 लोग कैसे सिलेक्ट किए, सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट किया जिन्होंने क्या कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, ठीक है। आपने सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट किया जिन्होंने बीकॉम कर रखा है। क्यों? क्योंकि इन्हीं को कॉमर्स आता होगा, इन्हीं को अकाउंटिंग आती होगी। तो आपने पर्पस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट किया है, तो ये क्या है, पर्पसिव सैंपलिंग। चलो, इसके मेरिट्स क्या होंगे? पहला है कि ये फ्लेक्सिबल है, कि आप जिसको चाहे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको चाहे ना सिलेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि पर्पस भी तो बदलते रहते हैं दिन प्रतिदिन। सेकंड है, सिंपल भी है, ये कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर। डीमेरिट्स की बात करूं तो क्या होंगे इसमें? बायस्ड होता है थोड़ा, ये बायसनेस दिख रही है मैम कि नहीं, कि मैं सिर्फ अपने पर्पस के हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार किसी को सिलेक्ट कर रहा हूं, है ना। साफ तौर पे बायसनेस है ना, कि सिर्फ अपनी सुविधा अनुसार जिसको मुझे ठीक लगता है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, यानी सिर्फ बीकॉम वाले सिलेक्ट होंगे, बीएससी वाले जाओ भाड़ में, ऐसा कह रहा हूं। तो बायसनेस हुई कि नहीं हुई? बताओ। हेलो, बताओ, ये बायस्ड मेथड है कि नहीं? हेलो, जी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी ना मुझे, इसलिए मैं बोल नहीं पाई। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ये बायस्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ये धड़ल्ले से होता भी है देश में। जितने भी आप जॉब वैकेंसी देखे उसमें क्या होता है कि ये कोर्स करके आओ, वो कोर्स करके आओ, ठीक है, इतने साल का एक्सपीरियंस, इतने साल का एक्सपीरियंस नहीं, तो ये कहीं ना कहीं बायसनेस होती है इसमें कि नहीं? जी सर। तो पर्पसिव सैंपलिंग हुआ। नेक्स्ट है, लास्ट है इसमें डिमेरिट, डाउटफुल रिजल्ट। इससे जो रिजल्ट आएगा वो डाउटफुल होगा, क्योंकि आपने अपने सुविधा अनुसार सैंपल लिया है, ठीक, समझ गई? जी सर। चलो, एक सेकंड रुकिएगा मैम, ठीक है, उसको मंगवा लेना है कि नहीं? ठीक 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 ठीक, चलो मैम। नवरात्र आ रहे हैं ना, काम बहुत है। चलो। परसों से है यस, ना? यस मैम। और पहले दिन तो हमें भी व्रत रखना पड़ेगा, मतलब रखना क्या पड़ेगा, रखना चाहिए भी वैसे। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होता है? जैसे कि मान लो मुझे स्टडी करनी है 50 लोगों पे। अब इस 50 लोगों में क्या है, 30 लड़के हैं, 30 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं, ठीक है। इन 50 लोगों पे मुझे स्टडी करनी है, जिसमें से 30 क्या है, बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं, ठीक है। हाँ हाँ, एक सेकंड। हेलो। हेलो। अब इसमें क्या करना है ना, कि इसमें आपने प्रोबेबिलिटी रखी कि मैं 30% बॉयज को अलग कर रही हूँ, ठीक है। तो 30 बॉयज में से भी आपने क्या किया, 15 बॉयज अलग कर दिए और 15 बॉयजों को अलग कर दिया है। और ऐसे ही गर्ल्स में भी 10 लड़कियों को अलग कर दिया और 10 लड़कियों को अलग कर दिया, ठीक है।
ये जो 15 लड़कों को अलग किया ये डी सेलेक्ट हो गए, इनको शामिल नहीं किया जाएगा सैंपल में। और ये जो गर्ल्स को अलग किया इनको भी शामिल नहीं किया जाएगा सैंपल में। आपको सेलेक्ट कितने करने हैं? 50 में से केवल 10 ही लोग सिलेक्ट करने थे, ठीक है। अब इन 15 लड़कों में से आप कोई 5 लड़के सिलेक्ट करेंगी रैंडमली। ये वाले जो 15 लोग हैं नहीं, जो लास्ट में आपने यहां पे सिलेक्ट किए हैं, इनमें से कोई 5 रैंडमली सिलेक्ट करेंगे आप। कैसे? रैंडम बेसिस पे। और ऐसे ही इन 10 लड़कियों में से कोई 5 लड़कियां आप सिलेक्ट करेंगी। कैसे? रैंडम बेसिस पे। तो हो जाएंगे आपके 10 लोग, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें बॉयज गर्ल्स अलग अलग प्रकार के हैं। तो उन बॉयज गर्ल्स को किसी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, कुछ परसेंटेज के हिसाब से, जितने लड़के चाहिए, क्योंकि मुझे 10 लोगों की जरूरत थी, 5 लड़कियां 5 लड़के, ठीक है, 50%। तो मैंने लड़कों को भी 50% में बांट दिया, 15-15, और लड़कियों को भी बांट दिया 50% में 10-10। जो ये 15 था ये ऑटोमेटिकली डिसलेक्ट हो गया, ठीक है, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। और ये जो लड़कियां थी इनको भी डिसलेक्ट कर दिया, ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब जिनको सिलेक्ट किया है 15 को, जिन 15 लड़कों को और जिन 10 लड़कियों को सिलेक्ट किया है मैंने, उनको, उनमें से मैं कोई 5 रैंडमली क्या करूंगा, दोनों में सिलेक्ट कर लूंगा फॉर अवर सैंपल, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ठीक है। ओके। सर इतना तीम झाम करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही उठा लेते 30 में से कोई। बस मैम किया जाता है ऐसा, ठीक है। और ये साइंटिफिक बेसिस पे किए जाते हैं, इसीलिए स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बहुत ज्यादा होती है इंडिया में, ठीक। इसमें साइंटिफिक क्या है? जिनको अलग किया ना, जिनको आपने पहले ही भगा दिया, तो वो बिल्कुल ही नाकारे रहे होंगे आपके काम के लिए, इसलिए उनको अलग किया। तो कुछ ना कुछ लॉजिक के ऊपर ये होती है, ठीक है। और जो 15 को सिलेक्ट किया है वो 15 आपके काम के बंदे हैं, वो आपका काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 15 काम कर सकते हैं, पर 15 के 15 को आप रख नहीं सकती। तो क्या किया, उसमें से 5 को रैंडमली सिलेक्ट कर दिया और बाकी सबको क्या कर दिया कि जाओ, जब इनमें से कोई रिजाइन करेगा तब तुमको रखेंगे काम पे, ठीक। ओके। चलो इसके मेरिट डिमेरिट देखते हैं। पहला है कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करता है ये। सेकंड, मतलब अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर होती हैं, उनको कवर करता है। रिलायबल है, इसके ऊपर रिलाय किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया थोड़ा साइंटिफिक मेथड है इस वजह से। और क्या होगा, कंपैरेटिव रिजल्ट होता है इसका, ठीक है। कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग से जो रिजल्ट्स आएंगे, जो सैंपल्स आएंगे, उनको आप कंपेयर कर सकते हो। कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं डाल सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि ये जो मेरा सैंपल आया है ना, ये मेरे पुराने सैंपल से कितना अच्छा है, ठीक है। ये जो लड़के काम करने आए ना, ये पुराने लड़कों से कितने अच्छे हैं, ये जो लड़कियां काम करने आई हैं पुराने लड़कियों से ज्यादा काबिल है कि नहीं काबिल है। इस तरीके से कंपैरिजन होता है इसमें रिजल्ट्स का। डीमेरिट्स की बात की जाए तो क्या होंगी इसकी? डीमेरिट्स बताओ मैम, अगर कुछ लग रही हो आपको। यस, परफेक्ट मैम। बायसनेस है इसके अंदर भरपूर मात्रा में, ठीक है। जिन 15 को भगाया उनके साथ तो बायसनेस की है ना। उन्होंने भी तो अप्लाई किया होगा, पैसा खर्च किया होगा वहां तक आने का, उनके साथ तो बायसनेस हुई है। अब सेकंड है
लिमिटेड स्कोप है, इसका स्कोप लिमिटेड होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी रैंडम सैंपलिंग इन्वॉल्व है। इंडिया में स्ट्रैटिफाइड ही चलती है, स्ट्रैटिफाइड के साथ साथ एक और बहुत ज्यादा चलती है, वो है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, जो कि हम इसके बाद देखेंगे। तो ये आप समझ गए। चलो, आपने जो अलग अलग ग्रुप बनाए नहीं थे 15-15 लड़कों के और 10-10 लड़कियों के, इस हर एक ग्रुप को जो आप बना रही हैं इसको हम कहते हैं एक स्ट्रेटा। क्या कहती हैं? स्ट्रेटा। ठीक। चलो, ओके। फोर्थ मेथड, ये क्या है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है कि आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है, जैसे 50 लोगों की पॉपुलेशन थी, इसमें से 10 सिलेक्ट करने हैं। अब इसमें आप क्या कर लेंगी, इन 50 लोगों को 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगी। ठीक है, 5-5 लोगों के 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगी। इन 50 जनों को, वेदर गर्ल्स और बॉयज, कौन, भले ही वो 5 लोगों के ग्रुप में सारे लड़के आ रहे हो, चाहे चाहे सारी लड़कियां आ रही हो, इस बात में कोई भेदभाव नहीं होगा। बस सबको क्या कर लेंगी, 50 लोगों को 5-5 के ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। 5-5 के 10 ग्रुप्स में आपने डिवाइड कर लिया। अब कोई एक साइंटिफिक मेथड यूज करके, क्या, वो जो 5 लोगों का ग्रुप बना है, उस कोई एक साइंटिफिक मेथड यूज करके उस 5 लोगों में से कोई एक बंदा आप सिलेक्ट करेंगी अपनी सैंपलिंग के ग्रुप में। ठीक है, तो इसके लिए रैंडमली नहीं चूज किया जा रहा है। यहां पे इस एक बंदे को कैसे चूज किया जा रहा है? कोई साइंटिफिक मेथड को यूज करके चूज किया जा रहा है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि कौन सा साइंटिफिक मेथड, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड्स हम बाद में पढ़ेंगे अपने न्यूमेरिकल चैप्टर्स में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है साइंटिफिक मेथड है, कुछ फॉर्मूले वगैरह होंगे, कुछ लॉज वगैरह होंगे, उनके बेसिस पे वो एक बंदा सिलेक्ट होगा। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज्यादा यही यूज होता है। स्ट्रैटिफाइड भी यूज होता है, पर सबसे ज्यादा यही यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये प्योरली साइंटिफिक है। ठीक। और ये सबसे कम बायस्ड है कि किसी के साथ भी तिरस्कार नहीं हो रहा है यहां पे, अगर आप देखें तो। ठीक है। ओके। चलो, अब बात की जाए मेरिट्स की इसके। सिंपल मेथड है, फॉर्मूला साइंटिफिक है, फॉर्मूला ओरिएंटेड है, तो सिंपल कैसे हुआ? अरे मैम, यहाँ के सेम मैथ्स के जैसे फॉर्मूले नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं। नो बायसनेस है, कोई बायसनेस नहीं होगी इसमें। ठीक है, डीमेरिट्स की बात करूं तो क्या होगा इसका? हर आइटम को सैंपल में नहीं इंक्लूड किया जाता। अब ये बहुत ही वेग डीमेरिट है मैम। ठीक है, एवरी आइटम इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों? बुक्स में दिया जाता है, लेकिन अगर हर आइटम को इंक्लूड करने लग गए सैंपल में तो वो सेंसस हो जाएगा ना, सैंपल होगा ही कहां। ठीक है, तो इस मेथड के बहुत ही कम डीमेरिट होते हैं प्रैक्टिकली, इसीलिए इस कोई डीमेरिट निकालना भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए फालतू का ये डीमेरिट बुक में दे दिया जाता है। अगर आप हर आइटम को इंक्लूड करने लग गई तो वो सेंसस बन जाएगा ना, सैंपल रहेगा ही कहां। और पर्पस ऑफ सैंपलिंग इज डिफीटेड, ये भी बहुत एक वेग डीमेरिट है। आपका सैंपलिंग का पर्पस डिफीट हो जा रहा है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? आपका जजमेंट तो अच्छा आ रहा है। असल में सैंपलिंग का पर्पस क्या होता है मैम, कि सैंपल के रूप में जो आप चीजें उठा रही हैं वो रैंडमली उठाइए, ऐसे ही उठा लीजिए, कोई ज्यादा लॉजिक पॉजिक ना लगाइए। लेकिन यहाँ पे तो पूरी साइंटिफिक स्टडी, फॉर्मूला वगैरह यूज करके सब यूज किया जा रहा है यहाँ पे सैंपल सेलेक्ट करने के लिए। तो सैंपलिंग का पर्पस यहाँ डिफीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही वेग हुआ। इससे मतलब क्या है? हमें तो एक्यूरेट कंक्लूजन चाहिए ना। हमें क्या मतलब कि सैंपलिंग का पर्पस जीत रहा है कि हार रहा है इस बात से। ठीक है मैम।
चलो, दो मेथड्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। ये ध्यान से समझ लेना, फिर बुक से रीड मार लेना, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। और इनमें से कोई ना कोई एक मेथड, एक या दो मेथड आपसे थ्योरी क्वेश्चन में पूछेगा पेपर में, बहुत पॉपुलर चीज है ये। कोटा सैंपलिंग, पांचवा मेथड, ठीक है। कोटा सैंपलिंग क्या होती है कि इसमें भी आप वही काम करती है, 50 लोग हैं, इनके 5-5 के 10 ग्रुप्स बना लिए, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सिस्टमैटिक में कर रही थी। पर इन 5 में से एक बंदे को चूज करना है ना, वहां पे आप क्या करती थी, कोई साइंटिफिक मेथड यूज करके चूज करती थी, ठीक है। क्या करती थी, कोई एक साइंटिफिक मेथड, कोई फॉर्मूला यूज करके इसे एक बंदे को चूज किया जाता था। पर यहां पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी मर्जी से क्या कर रही हैं, उस बंदे को सिलेक्ट कर रही हैं, ठीक है। मतलब आग बंद किया और किसी भी एक बंदे को उठा लिया कि जाओ तुम भाई, तुम्हें रख लिया जाएगा सैंपलिंग के लिए, ठीक है। ओके। तो ये क्या हुआ, ये है कोटा सैंपलिंग, ठीक है। अच्छा, ठीक। समझ गए? जी सर। हाँ, इसके मेरिट्स की बात की जाए तो क्या होगा ये, सिंपल। हाँ सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, कई जगह यूज किया जा सकता है, तो सिंपल हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, और कंपैरेटिव रिजल्ट होगा इसमें भी, आप कंपेयर कर सकती हैं पिछले रिजल्ट से, पीछे के रिजल्ट से। डीमेरिट्स क्या होंगे इसके, बाइस्ड। इंपॉर्टेंट सिचुएशंस के लिए यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां भी कहीं ना कहीं रैंडम सैम्पलिंग इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो एक बंदा आप सिलेक्ट कर रही हैं, वो किस हिसाब से सिलेक्ट कर रही है, ऐसे ही आंख बंद करके किसी को भी उठा ले रही, तो रैंडम ही सैम्पलिंग तो हुआ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सिचुएशंस के लिए ये सूटेबल नहीं है। समझ गए मैम? क्लियर है? और अब लास्ट सैम्पलिंग देखते हैं। अब ये बहुत ही छोटी सी है, लास्ट वाली जो सैम्पलिंग है, इसको बस समझ लीजिए क्या होती है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग। पेपर में तो ये कभी नहीं पूछी जाती। पेपर में जो ज्यादातर पूछी जाती है वो या तो रैंडम पूछी जाती है, या स्ट्रैटिफाइड, या सिस्टमैटिक, या कोटा, ठीक है, चार। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है कि जो 50 बंदे आपको जिनके ऊपर स्टडी करनी थी, पॉपुलेशन में जो 50 बंदे थे, अब आप इनमें से कोई 10 बंदे आपको सिलेक्ट करने हैं, तो 50 में से कोई भी 10 आपने सिलेक्ट कर लिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आंख बंद करके कोई भी 10 बंदे सिलेक्ट कर लिए, तो ये क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। कोटा में क्या कर रही थी, 5-5 के ग्रुप बना के कोई एक कन्वीनियंटली उसमें से सिलेक्ट कर रही थी। पर यहां पे क्या है, डायरेक्ट कोई ग्रुप ग्रुप नहीं बनाया, डायरेक्ट 50 में से कोई भी कन्वीनियंटली आप सिलेक्ट किए ले रही हैं, ठीक है। ओके। तो ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग हुआ। क्लियर है? तो इसके भी इसके डिमेरिट्स वगैरह क्या होंगे, इसमें बायसनेस होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा ना। तो इसका डिमेरिट हुआ एक बायसनेस, और इंपॉर्टेंट सिचुएशन के लिए ये भी नहीं हेल्पफुल है, ये भी इसका डिमेरिट हुआ, ठीक। मेरिट्स क्या होंगे इसके, सिंपल है, और फ्लेक्सिबल है, सेम कोटा वाले, और कंपैरेटिव भी है, ठीक। ओके। तो ये 6 मेथड्स ऑफ सैंपलिंग है मैम टोटल, ठीक। इनको आपने समझ लिया, बुक से रीड मार लेना और याद कर लेना इनको, अब समझ में तो आ ही गए होंगे, ठीक। अब हमें एक चीज और देखनी है इसमें, डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड, इसको परसों ही देख लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कोई नया टॉपिक इसमें शुरू किया जाएगा, मतलब नया चैप्टर नहीं, नया टॉपिक, ठीक है। अभी चैप्टर तो वही चलेगा 17 नंबर वाला आपकी बुक के हिसाब से, ठीक। ठीक है सर। पेज पिक तो नहीं चाहिए आपको? क्या?
एक तो नहीं चाहिए। नहीं इसके नहीं चाहिए। इकोनॉमिक्स के भेजना हो भेज दो, काम आएंगी आगे। ठीक है। 18 की तो चाहिए होगी ना, चैप्टर 18। चैप्टर 18 की भी नहीं चाहिए। वो क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ना। हाँ तो उसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपको जो भी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत हो वो आप सेंड कर दीजिएगा, उस वो स्पेसिफिक न्यूमेरिकल जो आपका फंसेगा। ठीक है, मतलब उसमें